मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ दीप्ति और आज हम महासागरीय जल संसाधन या फिर ओशियन वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। यह पर्यावरण शिक्षा या एनवायरमेंटल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि सभी लोगों के लिए जानना आवश्यक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, महासागरीय जल संसाधन। महासागरीय जल संसाधन की बात करें तो पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीपों की अपेक्षा महासागर ज़्यादा है। इसी कारण सभी स्थलखंड महासागरीय जल से घिरे हुए हैं। यह महासागर आपस में जुड़े हुए हैं और महासागर क्षेत्र में ही विस्तृत नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा गहरे हैं। यदि महासागरीय जल तल से ऊंचे समस्त स्थलीय भाग को काटकर भूतल पर फैला दिए जाएं तो समस्त भूमंडल 3.2 किलोमीटर गहरे जल में डूब जाएगा। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं जो कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत, हिंद, इसके अलावा अटलांटिक, की बात करें तो आर्कटिक और एंटार्कटिक है। इनमें से 3 में जल का भंडार है और 2 में केवल बर्फ ही बर्फ है। महासागरों में सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है जिसमें पृथ्वी का आधा जल समाहित है। यह महासागर यह महासागर 17 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को घेरे हुए है। इसके पश्चिम में 4 सागर, इंडो मलायन सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर और चनयान सागर है। अंध महासागर की बात करें तो ये दूसरा महासागर है जो 14 करोड़ 500 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसमें 5 अन्य सागर हैं, कैरिबियन, भूमध्य सागर, हडसन की खाड़ी, उत्तरी और बाल्टिक सागर है। तीसरा महत्वपूर्ण महासागर हिंद महासागर है जिसका क्षेत्रफल 75 लाख किलोमीटर है। इसके साथ ही लाल सागर जुड़ा हुआ है। सागरीय लवणता सागरीय जल की महत्वपूर्ण विशेषता होती है, यानी कि उसका खारापन जो है वो समुद्री जल की विशेषता है। सामान्य रूप से सागरीय जल के भार तथा उसमें घुले पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं, जिसको हम इस चार्ट से देख सकते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड जो कि 27.213 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में पाया जाता है। इसकी परसेंटाइल की बात करें तो ये 77.8 हो सकता है। इसके बाद हम मैग्नीशियम क्लोराइड देखें तो ये 3.807 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में पाया जाता है। इसकी परसेंटाइल की बात करें तो 10.9 होता है। मैग्नीशियम सल्फेट ये 1.658 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में होता है तथा इसकी परसेंटाइल 4.7 होती है। इसी प्रकार से कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम ब्रोमाइड समुद्री जल में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नमक का फॉर्मूला भी सोडियम क्लोराइड होता है, इसलिए समुद्र से ही नमक प्राप्त किया जाता है और इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जल की उपलब्धता के बारे में बात करें तो भूमंडल में जल के अपार भंडार हैं, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं महासागरों के बारे में, 5 महासागरों के बारे में। इसकी विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वायुमंडल और स्थल मंडल के मध्य का आवरण की तरह पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। यह पृथ्वी का 7/10 भाग है और आयतन में लगभग 1400 मिलियन घन किलोमीटर यानी कि 1 अरब 40 करोड़ घन मीटर किलोमीटर है। इस पानी के भूरे आवरण को हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल कहते हैं। पानी की सतह का लगभग 3/4 भाग, पूरे पानी की लगभग 97% मात्रा महासागर तथा समुद्रों में सिमटी हुई है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जितना जल पाया जाता है उसमें से 97% जल जो है वो 97% जल जो है वो केवल महासागरों में है, जबकि 3% जल जो होता है वो अलग अलग स्थानों में होता है।
विश्व में कुल पानी की मात्रा को स्रोतों के आधार पर हम देख सकते हैं इस उससे सारणी द्वारा, या क्वांटिटी ऑफ वाटर हाइड्रोस्फीयर एज पर सोर्सेज। इसके बारे में देखें तो महासागरों की बात करें तो महासागरों में 97% जल, 97.2% जल, भूमि से घिरे समुद्र व खाड़ी झीलों में देखें तो 0.008% जल, ग्लेशियर तथा ध्रुवों की बात करें तो यहाँ पे 2.15, भूगर्भ में बात करें तो 0.625%, नदियों और मीठे जल की झीलों की बात करें तो 0.0091%, वायुमंडल में 0.001%, अन्य भंडारण की बात करें तो 0.0069% जल पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो शुद्ध पानी की जो मात्रा है वो केवल 2.792% ही हमें मिलती है, जिसमें से 2.15 ग्लेशियर द्वारा तथा ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है, यानी कि टोटल जल का 0.642%, यानी कि 1% से भी कम शुद्ध जल हमें उपलब्ध है। पीने के लिए पानी की उपलब्धता इवापोरेशन तथा प्रेसिपिटेशन यानी कि बाष्पीकरण तथा जलवाष्पीकरण प्रक्रिया से ही अंतिम रूप में बनती है। एक इकोलॉजिस्ट कह सकते हैं उन्हें, चार्ल्स एच साउथविक इन्होंने अपनी पुस्तक इकोलॉजी एंड द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट में लिखा है कि यह बाष्पीकरण प्रक्रिया से मिलने वाली मात्रा लगभग जो होती है वो 37,000 घन किलोमीटर है। पीने के पानी की कमी आज बढ़ती मांग के संदर्भ में कम होने लगी है। वाटर न्यूज सेल्टर IRC द हेग नीदरलैंड नंबर 247 फरवरी 1997 की रिपोर्ट के अनुसार पानी का उन्होंने विवरण या डिस्क्रिप्शन दिया था, जिसमें समुद्रों तथा महासागरों में 97.5%, ग्लेशियर ध्रुवों तथा भूगर्भ नदियों और झीलों में, यानी कि जो ग्लेशियर ध्रुवों भूगर्भ नदियों और झीलों में जो जल है वही शुद्ध जल है, जो कि 2.5% ही है। तो इस हिसाब से हम देखें तो पीने योग्य जो पानी है वो नदी, झीलों और अन्य भंडारों से है, उसकी कुल मात्रा शुद्ध जल का 0.26 है, या पृथ्वी के कुल जल का 0.007% ही है, जो रिन्यूएबल भी है और सस्टेनेबल भी है। इसके बाद हम बात करें तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के गुणधर्म की बात करें या प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर प्रोक्योर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज देखें तो नदियों का जल या समुद्री जल, ओशियन एंड सी वाटर, यह जल खारा तथा अनेक लवणों से युक्त होता है, जिनके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। स्थिर जल के अलावा वर्षा और नदियों के जल के मिलने से अनेक प्रकार की वायुमंडल तथा सतही गंदगियाँ इसमें आ गिरती हैं। यह ना तो पीने योग्य होता है, ना किसी उद्योग अथवा खेती के काम आ सकता है। इसमें बहुत सारे परसेंटाइल में क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, ब्रोमीन, स्ट्रोंशियम और बोरोन के घुलनशील लवण होते हैं। इनके अतिरिक्त कार्बन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फ्लोरीन तथा आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा भी इसमें मिक्स्ड होती है। अघुलनशील तथा तैरने वाले पदार्थों की कुछ मात्रा स्थान विशेष के आधार पर हो सकती है। पानी की अधिकतम विशाल मात्रा जो है वो
इसी में है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें नदियों का जल। नदियों का जल यानी कि रिवर वाटर, पहाड़ों की बर्फ से पिघला हुआ जल, पानी व वर्षा का पानी नदियों के रूप में पृथ्वी पर बहने लगता है। इससे रास्ते की गंदगी और अनेक अनचाही वस्तुएं मिल जाती हैं। नदी के किनारे बसने वाले लोग इसमें कपड़े धोते हैं और बर्तन धोते हैं और अपने घरों का कूड़ा करकट भी इसी गंदे पानी में डाल देते हैं। इसी कारण यह पानी बहुत गंदा हो जाता है और पीने अयोग्य हो जाता है। लेकिन पानी के निरंतर और अधिक आवक से अशुद्धियाँ कम हो जाती है और इसमें कहीं कहीं छूट जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो वर्षा का जल। वर्षा का जल यानी कि रेन वाटर। रेन वाटर समुद्र तथा पृथ्वी की सतह से बाष्प बनकर जल ऊपर वायुमंडल में चला जाता है, तो वहाँ से आर्द्रता पाकर वर्षा के रूप में जमीन पर चला आता है। सामान्यतः इसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं होती और इस पानी का संचय कर पूरे वर्ष तक पीने व अन्य घरेलू कार्य काम में ले लेते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ पानी प्राप्त करने के साधन बहुत सीमित है, लिमिटेड है, वहाँ इसे बहुत निरापद और श्रेष्ठ मानते हैं। खेती में भी इस पानी का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। यह पानी भूमिगत जल में वृद्धि करता है और कुएं और तालाबों में पानी की आपूर्ति में सहायक होता है। इसके बाद हम झीलों के जल की बात करें, लेक वाटर की बात करें तो यह पानी की सतह पर प्राकृतिक रूप से बने हुए पानी के भंडार हैं। इनका पानी शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और पीने योग्य होता है। अन्य घरेलू कार्य हेतु भी इनका उपयोग करते हैं। इसके बाद तालाब या पोखरों की बात करें तो टैंक और पॉन्ड वाटर। टैंक या फिर पॉन्ड वाटर गांव के निचले स्थानों पर वर्षा के पानी को इकट्ठा होने का स्थान मिल जाता है और यह स्थानीय संग्रहित या कंजर्व वाटर होता है। इसे सामान्यतः पोखर कहते हैं। किनारों पर लोगों की सुविधा के लिए पक्का कर देने से इसी को तालाब के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम झरनों की या स्प्रिंग वाटर की बात करें तो वर्षा का पानी पहाड़ी चट्टानों के बीच इकट्ठा हो जाता है और फिर धीरे धीरे यह किसी स्थान से गिरने लगता है तथा निर्मल शुद्ध जल होता है और जिसे सीधा पीने का काम में ले सकते हैं। कुओं के जल की बात करें, वेल वाटर की बात करें तो वर्षा का पानी जमीन द्वारा सोख लिए जाने पर भूमिगत जल बन जाता है। जब जमीन को खोदते हैं तो यह पानी निकल आता है और खोदे हुए कुएं कहलाते हैं। इनमें पानी की सीमित मात्रा होती है, लेकिन काम में लेने पर यह प्राकृतिक रूप से भूमिगत जल से अपना स्तर निरंतर बनाए रखते हैं। इसके बाद हम बावड़ियों का जल या ओपन वेल वाटर, जिन कुओं का आकार बड़ा होता है और जहाँ पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं, बावड़ियाँ कहलाती है। इनका स्रोत तथा उपयोग दोनों ही कुओं के प्रकार का होता है। अंदर केवल इतना होता है कि कुओं से पानी किसी रस्सी या हैंडपंप द्वारा खींचकर निकाला जाता है, बल्कि वही बावड़ियों से सीधे किसी बर्तन से ले लेते हैं। इसके बाद हम नलों की जल की बात करें या टेप वाटर की बात करें तो बड़े बड़े पानी के भंडार जैसे झील अथवा बांध अथवा गहरे कुएं के पानी को मशीनों द्वारा खींचकर उसे सुविधाजनक तकनीक से शुद्ध कर लिया जाता है या गाँव के किसी ऊंचे स्थान पर बनाई गई टंकियों में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से यह पाइपों द्वारा घर घर में उपलब्ध करा दिया जाता है। अपेक्षाकृत शुद्ध पानी होता है क्योंकि इसकी शुद्धता की नियमित जांच होती रहती है। यह पानी बहुत सीमित होता है तथा इसका बहुत बुद्धिमत्ता से आवश्यकता अनुसार भी उपयोग किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, ओशियन रिसोर्सेज, ओशियन वाटर रिसोर्सेज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।